नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत कानपुर की खबर के साथ। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर के निर्देश पर से नो ड्रग्स अभियान के तहत कार्रवाई हुई, जिसमें 6 करोड़ की चरस की खेप बरामद की गई। फिलहाल आरोपी तस्कर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के रडार पर कई और भी तस्करों के नाम सामने आए हैं। मामले का खुलासा करने पर पुलिसकर्मियों को 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। टीम जांच पड़ताल कर रही है और हमने इसको, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य हुआ है, इसके लिए अपनी पूरी टीम को मनोबल बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सर, इसकी गैंग के अन्य सदस्य तक पहुंचने के लिए आपने एक टीम भी बनाई है जो कई जनपदों के लिए रवाना है। क्या चीजें भी प्रथम ये हमारे बर्रा थाने की टीम और जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, लगातार जो है इसके द्वारा दी गई सूचनाएं हैं, उसके लिए विभिन्न जनपदों में उनकी पुलिस से मिल करके छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सर, ड्रग माफियाज के खिलाफ आपने एक अभियान चलाया है। क्या ये अभियान अभी भी लगातार जारी रहेगा कि इसी 10 दिन में समाप्त हो जाएगा? एक अभियान हमने चलाया था, ऑपरेशन 500, और एक से नो टू ड्रग वाला अभियान चलाया था, जिसके तहत हमारे पास बहुत ही अच्छी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और उन सूचनाओं पर कार्य करते हुए हमारी टीम को ये कामयाबी मिली है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर से नो टू ड्रग्स के अभियान में पहले दिन नेपाल के एक तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। उसके पास से 6 करोड़ की कीमत की चरस को पुलिस ने बरामद किया। वो कानपुर में ये खेप खपाने के लिए आया था। उसी दौरान पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा और इन सबके बीच पुलिस ने उस नेपाली युवक से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने एक एक करके सारी चीजें पुलिस को बताई। जहां एक और उसने ये बताया कि पूर्व में भी वो कानपुर और आसपास के जनपदों में तस्करी कर चुका था चरस की, तो वहीं इससे पूर्व भी वो कई डील कर चुका था। कानपुर में किसी मामू नाम के व्यक्ति को ये चरस देनी थी। ये मामू कौन है, इसके हेल्पिंग हैंड कौन है, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में ग्राम अराव खुर्द में सड़क हादसा हुआ। स्कूल जा रहे भाई बहन को एक बेकाबू ट्रैक्टर में लगी मिक्सर मशीन ने अपनी चपेट में लिया। हादसे में 10वीं की छात्रा हेमलता की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से आक्रोशित परिजनों, ग्रामीणों ने मृतका के शव को सड़क से उठने नहीं दिया। उन्होंने करीब 3 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। आज दिनांक 26/12/25 को 2 बच्चे, जिनका नाम देवेंद्र सन ऑफ जालिम सिंह और रौनक डॉटर ऑफ देवेंद्र की लड़की मोहित और रौनक उर्फ हेमलता स्कूल जा रहे थे और एक ट्रैक्टर मिक्सर मिट्टी लेकर के जा रहा था। उसका हाइड्रोलिक टूट जाने से बच्चे उसके नीचे आ गए, जिससे लड़की की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और लड़के को चोट आई है। उसे अस्पताल भेजा गया है। तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर जिला प्रशासन ने नशा तस्करी करने वाले हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर राजेश यादव के ऊपर शिकंजा कसते हुए 27 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। गैंगस्टर के ऊपर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर राजेश यादव के ऊपर 6 NDPS समेत कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, मिर्जापुर जिला प्रशासन और पुलिस गैंगस्टर्स और अवैध कारोबारी के साथ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लोग रहते हैं। हाँ, मेरा ये आज दिनांक 26/12/25 को थाना क्षेत्र विंध्याचल में ये कल्लू यादव और राजेश यादव, ये यहाँ नचनिया वीर विंध्याचल का रहने वाला अपराधी है। ये हिस्ट्री शीटर भी है और ये गैंग लीडर है। 13 मुकदमे हैं इसके, 6 इस पे NDPS के मुकदमे हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी को और इसके साथ 2 और प्रॉपर्टियाँ हैं, उनको जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में SSP सर के निर्देशन में ये यहाँ कुर्क किया गया है। बलरामपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े एक बड़े बैंक घोटाले का पुलिस ने खुलासा किया। CKCC ऋण खाते से 10,86,800 रुपए की धोखाधड़ी मामले में उस वक्त के ब्रांच मैनेजर शुभम शुक्ला को अरेस्ट किया। मामले में 25 दिसंबर को अयोध्या के क्षेत्रीय प्रबंधक ऋषि सारस्वत ने तहरीर दी थी। आरोप है, पूर्व ब्रांच मैनेजर ने खाता धारक की सहमति, हस्ताक्षर के बिना फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी पैसे निकाले। रामपुर के थाना कोतवाली नगर में
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऋषि सारस्वत जो उन्हें कर्मचारी है उनके द्वारा एक तहरीर देकर सूचना दी गई कि पूर्व में यहाँ पे बलरामपुर ब्रांच में कार्यरत बैंक मैनेजर शुभम शुक्ला के द्वारा एक व्यक्ति के खाते से, जिसमें एनओसी दिया जा चुका था, खाता उनका बंद हो गया था केसीसी लोन का, उसमें से बिना उनके अप्रूवल के पैसे निकाले हैं और इसके साथ एक अन्य खाते से भी उन्होंने पैसे निकाले हैं। तो जो कुल जो गबन का अमाउंट उनके द्वारा बताया गया था वो 10,86,800 रुपये था। पुलिस ने भी सभी बातों को तस्दीक किया और पाया कि जो वाउचर जिस पर पैसे निकले थे उस पर किसी का साइन ही नहीं है। जैसे जिसको पैसा निकालना होता है, जिसका खाता है, उसका साइन होना आवश्यक है, तभी वो पैसे निकलते हैं। मथुरा की एएनटीएफ ऑपरेशन यूनिट आगरा और नौझील पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। नाइजीरियन नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। बिना पासपोर्ट के भारत में रहकर ये नागरिक दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया युवक ड्रग तस्करी के मामले का मुख्य सरगना था और पिछले कई महीने से एक मामले में खुलासा होने के बाद फरार था। तो इसी वर्ष में हमारे टीम के द्वारा नौझील थाने में 2 लोगों को पकड़ा गया, वकार और फैजान। उनके कब्जे से 1 किलो 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी और ये उन्हीं का साथी था, ये इनको डिलीवरी देता था। ये तब से फरार चल रहा था। हमारी टीम इसके पीछे लगी थी, तभी से डेवलप कर रही थी। तो कल इसको दिल्ली से लोगों ने गिरफ्तार किया है, छतरपुर इलाके से, और ये मेन सरगना है जो इनको हेरोइन सप्लाई किया करता था। अमेठी में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों से साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के रहने वाले रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से 19 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 शातिर साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से 6,000 रुपए बरामद हुए। 2 ठग मिर्जापुर जबकि 1 ठग वाराणसी जिले का रहने वाला है। साइबर ठगी में शामिल 2 मुख्य अभियुक्त अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए अमेठी पुलिस की टीमें लगी हैं। मोहन जो रेलवे के 4th क्लास रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इनसे साइबर ठगों ने रेलवे अधिकारी बनकर पेंशन बनवाने के नाम पर इनका जो फंड आदि का पैसा मिला हुआ था, कुल 19 लाख रुपए इनसे ठगी कर लिए थे, जिस संबंध में बाजार शुक्ल थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा केस को वर्कआउट करने तथा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया गया था। यूपी में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और इसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की, सेक्टर 58। पुलिस ने मोबाइल चेकिंग, स्नैचिंग, वाहन चोरी के गैंग का भंडाफोड़ किया। दिल्ली से बाइक चोरी कर नोएडा में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 4 शातिर स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। 22 चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फोन बरामद किए। दूसरी तस्वीर झांसी की, आरपीएफ ने बीआईसी कॉलेज के पास एक कबाड़ी के गोदाम में छापेमारी की। 9 लाख की रेल केबल बरामद की। 6 लोग भी गिरफ्तार किए। तीसरी तस्वीर हापुड़ की आप देख रहे हैं। यहाँ 15 दिसंबर को नेशनल हाईवे 9 पर व्यापारी के मुनीम से लूट हुई। 85 लाख रुपए लूटे गए। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 62 लाख रुपए बरामद किए। यूपी में आज 2 शहरों में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कानपुर और आगरा में इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां आयकर विभाग की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने रजिस्ट्री कार्यालय में छापा मारा। असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। 1000 करोड़ के डेटा वेरिएशन के मामले में छापेमारी से रजिस्ट्री विभाग के कार्यालय में हड़कंप मचा है। वहीं दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां बीते दिनों एपी ज्वेलर्स के 4 ठिकानों पर आईटी की रेड के बाद बड़ा खुलासा हुआ। एपी ज्वेलर्स ने लगभग 15 करोड़ की टैक्स चोरी की। विभाग की टीम ने पूरे मामले में नोटिस जारी किया। टैक्स जमा करवाने के लिए एपी ज्वेलर्स के मालिकों को निर्देश दिए। यूपी में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनभद्र की है, जहां आलू के बोरे के नीचे छिपाकर बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब की खेप को पुलिस ने पकड़ा। 37 लाख की 260 पेटी शराब जब्त की। 1 तस्कर गिरफ्तार हुआ। दूसरी तस्वीर कानपुर की, जहां बर्रा पुलिस और एसटीएफ टीम ने हाईवे अंडरपास के पास से 13 किलो
चरस बरामद किया। चरस के साथ एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। तीसरी तस्वीर हरदोई की, जहां टड़ियावा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की विभिन्न घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान 14,400 रुपये नकद बरामद किए गए। आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। मौके पर लखनऊ में सीएम योगी कीर्तन समागम में शामिल हुए। उन्होंने साहिबजादों को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि आज कोई औरंगजेब को याद करने वाला नहीं बचा। उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। उसकी कौम के लोग भी औरंगजेब का नाम नहीं लेते। याद करिए ना, औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है? कहां उसकी कब्र है? किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो किस तिथि में मरा है, किस तिथि में उसने जन्म लिया है, कहां उसकी कब्र है, कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चुनौती दी थी, जो ने केवल एक सामान्य मनुष्य समझता था, ये मनुष्य समझने की भूल किया था, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को केवल एक सामान्य मनुष्य समझा था, ये उसकी भूल थी। याद करिए, आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। यूपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान, बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहे तो स्वागत, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और ताकत देने का एक ही माध्यम है बेहतर संगठन। तो अगर गठबंधन होता है तो एक बेहतर समन्वय के साथ, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करने में हम कामयाब होंगे। सर, क्या बीएसपी के लिए विकल्प खुले हुए, रास्ते खुलेंगे आप लोग? स्वाभाविक है, बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी कैमरे के सामने बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों पर सियासत जारी है। कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विधायकों को नसीहत दी थी। उसके बाद सपा और कांग्रेस कह रही है कि अपमानित विधायक मेरे साथ आए, स्वागत है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज के लोग बहुत दुखी हैं, उसमें ब्राह्मण भी समाज है। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान। ये साबित हो गया कि जो राजपूत समाज के लोगों ने वहां पर मीटिंग किया, चाहे उस पर कोई नोटिस इन्होंने नहीं दिया, ब्राह्मण समाज ने किया, उस पर नोटिस दे रहा है। इससे लग रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर भेदभाव किया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बात, सब निश्चित तौर से इस सरकार के अंदर पहले वर्गवाद किया गया, अब जातिवाद चरम पर है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष से यही कहना चाहूंगा कि भाई, अगर आप एक समाज के लोगों को आप केवल प्रताड़ित करने के लिए नोटिस इशू कर रहे हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो, तो निश्चित तौर से ये आप पूरी भाजपा के अंदर इस तरीके की मानसिकता बन गई कि ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाओ और उनको कमजोर करने का प्रयास करो। मऊ से खबर है, घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को बनाया उम्मीदवार। शिवपाल यादव ने नाम का ऐलान किया। सुधाकर सिंह की मौत के बाद ये सीट खाली हुई है और सपा ने उन्हीं के बेटे सुजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान शिवपाल यादव ने किया। देखिए, वहाँ से
जो विदाई जी खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहां से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिताएंगे। टिकट फाइनल हो गया? हाँ, हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया। कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवारवाद को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। परिवार के लिए जीते हैं। कांग्रेस पार्टी 75 वर्षों के बाद भी एक कोई नेता बना पाई क्या? 75 वर्षों से अपने परिवार में ही रखी है। समाजवादी पार्टी में 1 से लेकर 2 दर्जन तक पद परिवार के लिए आरक्षित है, तो वो किसी राष्ट्रपुरुष के बारे में क्या बात करेंगे? गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर हमला बोलते हुए कहा, जब बांग्लादेश में दलित हिंदू लड़के को जिंदा लड़का आग लगा दिया गया तब पवन खेड़ा कहां थे? ऐसे बोल रहे हैं, जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में जिंदा मार के जिंदा लटका के पेड़ पे जला दिया गया तब पवन खेड़ा कहां थे? जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में उनके प्रिय देश में जला दिया जाता है तब ये कांग्रेसी, तब ये पवन खेड़ा टाइप के लोग, तब ये विरोधी लोग कहां थे? हिंदू को मार दिया जाए तब नहीं, मस्जिद के बाहर डीजे बजा जो उन्होंने कहीं सुना है। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो शांति के लिए जाना जाता है, तभी न उसको मार के लटका के पेड़ में जला दिया गया जिंदा। कैसी बातें करते हैं ये विरोधी, इसीलिए इनकी दुर्दशा बिहार में हुई, अब कलकत्ता हम लोग जीतेंगे। सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय नेता पल्लवी पटेल अयोध्या पहुंची, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान सरकार पर हमला बोला। पल्लवी पटेल ने कहा, प्रदेश की जनता ने विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी सौंपी है और विपक्ष का काम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने जो हमारी जिम्मेदारी निहित की है वो विपक्ष में निहित की है और विपक्ष का काम होता है जनता से जुड़ी हुई समस्याएं और जनता के खिलाफ सरकार की जो नीतियां हैं उस पर अपनी आवाज बुलंद करें सदन में, और जनता के जायज सवाल और उनकी आवाज सदन में ना उठने पाए, सरकार से सवाल ना उठने पाए और सरकार निरंकुश होकर के जनता के हितों को दरकिनार करते हुए कार्य करती रहे। इन तमाम चीजों को दृष्टिगत मुझे 4 दिन के इस सदन में 4 सेकंड का समय भी नहीं दिया गया। हस्तिनापुर से चुनाव न लड़ने के बयान पर मंत्री दिनेश खटिक की सफाई। न्यूज 18 से बातचीत में भाजपा एमएलए दिनेश खटिक ने कहा, मेरे बयान को पूरा नहीं सुनाया गया। दिनेश खटिक जनता की सेवा करते हैं, करते रहेंगे। विपक्ष ने मेरे बयान को गलत तरीके से देखा। उसको लोगों ने जो वीडियो है उसको पूरा नहीं चलाया। कुछ हमारे विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने वो आधा चलाया है। हस्तिनापुर एक इतिहास है अपने आप में और वो इतिहास आज भी पन्नों में है, वो दिनेश खटीक के कहने से नहीं है। में क्या तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे दमदारी से? जनता की सेवा की है और जनता की सेवा आगे भी हम करते रहेंगे। अगर विपक्ष इसको गलत तरीके से देखता है तो ये बिल्कुल गलत है। वहाँ की क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हस्तिनापुर का विकास हुआ है। अब आपको मेरठ में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने हस्तिनापुर को शापित धरती बताते हुए तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है। मीडिया वाले भी खड़े हैं और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। ये कुदरती बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग तो आशीर्वाद लेते हैं, मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं महापुराण जितने पुराण हैं वो सब मैं पढ़ा हूं। बाराबंकी की बेटी पूजा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी और लिखा कि हमें और पूरे प्रदेश को आप पर गर्व है। उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। दरअसल पूजा को गेहूं थ्रेशर से पैदा होने वाली कृषि वायु प्रदूषण की चुनौती के समाधान के लिए शैफ डस्ट सेपरेशन मशीन विकसित करने के लिए ये इनाम मिला है।
है जो तो सर गांव में जो चक्की चलते हैं आटा पीसने वाली, तो वहाँ जाया करते तो देखते थे कि आटा जो है कपड़े की सहायता से बाहर निकालते थे। तब मैंने उसे एक टैंक बना दिया, उसमें मैंने सोचा उसके नीचे एक टैंक बना दिया, उसमें बीच में होल है जिसे हम कपड़े की सहायता से इस धूल को हम बोरी में इकट्ठा कर लेंगे। तो उसी इस धूल को बेच के जो सर अभी तक वातावरण को प्रदूषित करती थी, हानिकारक पहुंचाती थी, उस धूल को हम अपने काम में प्रयोग ले लेंगे। आग के गोले बनते हैं, प्लाईवुड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले लेंगे। हाँ, तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब पुरस्कार मिला, आपने प्रदूषण से रोकने की बात की, दिल्ली में भी बहुत प्रदूषण हो रहा है, प्रधानमंत्री ने इस संबंध में भी कुछ बात की, प्रधानमंत्री से आपकी क्या बात हुई? सर उन्होंने पूछा आपका क्या नाम है, पहले नमस्ते क्या हालचाल पूछे, फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्या बना, तो मैंने अपना ये मॉडल का पूरा बताया कि मैंने ये बनाया है। और मुझे वो उन्होंने पूछा कि आपको बनना क्या चाहते हो, तो सर मुझे बनना है साइंटिस्ट, तो मैंने बताया कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। आगरा के अजय राय को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। मासूम बच्चा अजय राय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अजय राय ने बहादुरी दिखाते हुए मगरमच्छ से अपने पिता की जान बचाई थी। आगरा में थाना पिनहट क्षेत्र में चंबल नदी में पिता पर मगरमच्छ ने हमला किया, जिसके बाद नन्हे बच्चे ने मगरमच्छ पर लकड़ी से हमला किया और पिता की जान बचाई। आज मासूम बच्चे अजय राय को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति सम्मान मिलने के बाद पूरे गांव में जश्न का माहौल है। किनारे बकरियां चराने गए, उसी समय प्यास लगी तो नदी में पानी भरने गए। मगर बच्चे ने पैर पकड़ लिया था, इसलिए मेरे पापा लाए, मैं लाठी लेके गया नदी में और कूद गया। उसमें 10-15 लाठी मारी, वो माना नहीं, तो उसके आंख में मैंने लाठी मारी थी, इसलिए वो भाग गया, इसलिए मेरे पापा की जान बच गई। वे तो बहुत ही बहादुरी का काम था। तो कैसा लग रहा है आपको, यह पुरस्कार मिला, कैसा लग रहा है? खुशी बढ़िया, सही है। सही है ना? ठीक है। तो यहाँ पे हैं अजय राय, जिनको उनकी बहादुरी के कारण जो है वो सम्मानित किया गया और उन्हें इसकी काफ़ी खुशी भी है। कैंपसन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। 9 साल तक उपेक्षा का दंड झेलने को मजबूर रहे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 योगी सरकार में बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं से निखर उठा। सीएम योगी द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली मनाने के लिए भी विख्यात ये गांव अब नई उपलब्धि के लिए जाना जाएगा। जंगल तिकोनिया नंबर 3 प्रदेश का पहला और देश का दूसरा जल अर्पण गांव बन गया। बढ़िया है। हाँ, हमन के मन बिजली कुछ नहीं रहा है, मगर सब कुछ हो गई। अब हमके बहुत सुविधा हो गई। पानी समस्या दूर हो? हाँ, पानी समस्या दूर हो गई। तो बहुत सारी समस्याएं पहले हाँ बहुत समस्या था, यहाँ पर नल नहीं था, अब पानी अब आ गया है टूटी वाला, तब यही हम लोग पीते हैं। यहाँ मतलब यहाँ पानी बाबा कहले से उठी हो गई, सब टोली पानी आ गई, लाइन के बाबा कहने से बहुत कुछ बदल गया। हाँ, गाँव में हर साल तो आते ही हैं। हाँ, हर साल आते हैं बाबा। जंगल तिकोनिया नंबर 3 अब प्रदेश का पहला जल अर्पण गांव घोषित हो गया है। इसका मतलब अब इस गांव के हर घर में टैप से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। गांव के बाहर एक टंकी लगाई गई है और उस टंकी के माध्यम से हर घर में टैप से सप्लाई किया जा रहा है। अभी तक देश में सिर्फ एक गांव मध्य प्रदेश के रायपुर जिले का हुआ था। ये उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ऐसा गांव है जहां पे टैप से वाटर अब पहुंचाया जा रहा है, यानी कि जल अर्पण गांव के तहत अब हर घर में टोटी से पानी पहुंचेगी।